ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज जो है वो हम थोड़ा-सा पिछला लेक्चर देख रहे हैं। पहले तो इसको मैं लेके चलता हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा, सेल के कंपोनेंट्स देखे थे, ठीक है? स्केच देखा था, ठीक है? उसके बाद हमने जो है उनकी डिविजन्स, क्लासिफिकेशन सेल की। देन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस के हवाले से देखा, ठीक है? होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, फिर हमने राइबोसोम्स के हवाले से देखा था, ठीक है? और देन हमने सेंट्रियोल्स के और सेंट्रियोल्स के बड़े इंटरेस्टिंग से एमसीक्यूज देखे थे। होपफुली आपने सब जो है वो नोट कर लिए होंगे, ठीक हो गया? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का टॉपिक है और इसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं एमसीक्यूज आने के, ठीक है? तो हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब लाइज़ो के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे पास याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है? और वो ये है कि जो लाइज़ोज़ोम होते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि लाइज़ोज़ोम क्या है, ठीक है? अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि लाइज़ोज़ोम हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा आंसर क्या होगा हमारे पास कि लाइज़ोज़ोम हमारे पास लाइज़ो क्या होता है? स्प्लिटिंग। और सोम क्या होगा हमारे पास? बॉडी, ठीक हो गया? तो लाइजोसोम हमारे पास क्या रहेगा? स्प्लिटिंग बॉडी, ठीक है? यहाँ पे ये एनिमेशन भी आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है? कि यहाँ पे एक ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है और इसको इनगल्फ कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया, और ये जो इसको इनगल्फ करने के लिए आ रहा है दैट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम के हवाले से, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, वो हमारे पास क्या है कि स्प्लिटिंग बॉडीज हमने इसको कहा। अच्छा, अब इसमें जो है स्ट्रक्चर के हवाले से हम देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा प्रीवियस लेक्चर अगर आपको थोड़ा सा याद था, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो आप लोगों ने देखा था कि जी हमारे पास आर ई आर से, यानी एस ई आर यहाँ पे था, और आर ई आर से क्या हो रहा था कि जी प्रोटीन तैयार हो रही थी, ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने आपसे वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? और क्वेश्चन ये पूछा था कि जी जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे पास राइबोसोम्स थे, ये राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे मौजूद थे? सबसे पहले तो आर के ऊपर थे, नंबर वन। नंबर टू कहाँ पे थे हमारे पास? याद करें, शाबाश, साइटोप्लाज्म के अंदर, गुड। साइटोप्लाज्म के बाद हमारे पास इसके अलावा कहाँ पे थे? अगर आपको याद हो तो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? और अगर हमारे पास प्लांट सेल है तो हम इसमें लेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक हो गया? तो याद रखना है कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इसके भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक हो गया? मगर इसके जो राइबोसोम होते हैं वो 70s होते हैं, लार्जर सब यूनिट 50s होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है, ठीक हो गया? अब ये किसके हैं? ये याद रखिएगा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के, ठीक हो गया? अच्छा, आर के ऊपर भी राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें आर और साइटोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम 80s राइबोसोम होंगे, ठीक हो गया? यानी लार्जर सब यूनिट क्या होगा? 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या होगा? 40s होगा। समझ आ गई? तो ये याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है कि राइबोसोम, हम पीछे पढ़ के आए थे कि जी राइबोसोम जो होता है इसका रोल क्या होता है? इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक हो गया? इन प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हमने नाम दिया था ट्रांसलेशन का। ऑल्टरनेटिव नेम्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, सही? अच्छा, अब मैं वापस लेके जाता हूं जहां पे हम थे अभी। तो मैंने क्या कहा कि जी हमारे पास आर है। अब आर के ऊपर भी राइबोसोम्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस जो है, या आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन में जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक हो गया? अब ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है आर से एस की तरफ। अब होता क्या है कि एस से आपको याद होगा, हमने एमसीक्यू भी पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ये आपकी बुक की वर्डिंग है, ठीक है? और मैंने बताया था ट्रांस। तो अब याद रखिएगा कि जो आर के ऊपर प्रोटीन्स होती है ना, वो आर के ऊपर प्रोटीन्स हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, ठीक है? और वो स्पेशलाइज किस तरह से होती हैं? क्योंकि इनके अंदर स्पेशलिस्टिक हाइड्रोलिटिक, ठीक हो गया, और एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम होंगे, ठीक हो गया? क्या होंगे? एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम होंगे, ठीक? अब जरा सोचने वाली बात है, मैं कहूं कि ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पड़े हुए हैं, तो अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम
मैंने क्या कहा, ये साइटोप्लाज्म है फर्ज कर लें, तो यहाँ पे अगर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनेंगे तो जरा सोचिए ये क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से डैमेजिंग है। तो अगर तो ये साइटोप्लाज्म में बनेंगे तो ये तो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो RER है इसके अंदर जो है, इसके ऊपर जो राइबोसोम पड़े हुए हैं ये इनकी क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और इनको भेजा जाएगा SER के अंदर, फिर भेजा जाएगा गोल्गी एपरेटस के अंदर। गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, उनको वेसिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गई इस बात की। अब ये जो भी वेसिकल बना था इसको क्या नाम दे दिया गया, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या याद रखिएगा, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं नंबर 1। नंबर 2 ओनली इन एनिमल सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो नहीं होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने वहां पे पढ़ा था RER के बाद अगर मैं लास्ट लेक्चर वाला आपको सीक्वेंस याद कराऊं तो हमने क्या पढ़ा था, RER के बाद है SER, उसके बाद क्या था, यानी RER SER, उसके बाद ये कौन सी फेज थी भला, शाबाश याद करें, ये थी फॉर्मिंग फेज। गुड, ठीक हो गया, फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज के बाद इसको हमने सिस भी कहा था, इसको हमने जो है वो कन्वेक्स भी कहा था। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली जो इसकी फेज थी इसको हमने कहा था, ठीक है, इसको हमने कहा था मैच्योरिंग फेज। ठीक हो गया, मैच्योरिंग फेज, या फिर हमने इसको क्या कहा था, ट्रांस फेज। ठीक हो गया, या फिर इसको हमने क्या कहा था, कनकेव। सही है, यानी कनकेव रीजन। अब इससे जो लाइसोसोम निकला है, ठीक है, याद रखना मैं 1 डिग्री यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी। यानी जहां पे मैं 1 2 यूज करूंगा वो प्राइमरी होगा, जहां पे मैं 2 यूज करूंगा इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी। ठीक हो गया। नाउ अब ये जो ताजा ताजा अभी लाइसोसोम फॉर मैच्योरिंग फेज से निकला है इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक हो गया। अब प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक और एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम है। अब होता क्या है कि लाइसोसोम ने क्या करना है मिसाल के तौर पे, अब इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों इनको बनाया जा रहा है, इसे फर्ज कर लें सेल की आउटर सरफेस से, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारी, और ये सेल की आउटर सरफेस है, तो यहां से कोई बैक्टीरिया कह लें या फूड पार्टिकल कह लें, ठीक हो गया, ठीक है, वो सेल के अंदर एंटर हुआ, तो ये जो एंटर हुआ ये वेजिकल की फॉर्म में होता है। ठीक है, इस वेजिकल को क्या नाम दिया हमने, फूड वैक्यूल का। जैसे ही फूड वैक्यूल सेल के अंदर होता है तो याद रखना कि यहाँ से लाइसोसोम क्या करता है, उसको जाके फ्यूज करता है अपने साथ। ठीक है, या लाइसोसोम उस फूड वैक्यूम के साथ क्या कर देगा, फ्यूज। अगर अब यहाँ देखेंगे भी आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे, दीज डॉट्स आर एंजाइम। जैसे ही फ्यूज करते हैं तो अपने एंजाइम इसके अंदर स्क्रीट कर रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता, और इसको क्या कर देगा, ये देखो यहाँ पे फूड बड़ा पार्टिकल था या बैक्टीरिया था और यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीनिश पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब जो एंटीटेस्ट में इंपॉर्टेंट चीज आती है, वैसे तो ये सारा इंपॉर्टेंट है मगर यहाँ से जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूम के साथ फ्यूज कर जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं हेट्रोफेगोसोम। ठीक हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोफेगोसोम। समझ आ गई इस बात की। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे फर्ज कर लें हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, दैट इज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक हो गया, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या अदर कोई ऑर्गेनल है हमारे पास, ठीक है, तो अदर जो ऑर्गेनल है वो क्या कर रहा है हमारे पास कि इस रीजन के मतलब ओल्ड हो गया ना, जिसका मतलब है कि हर जो ऑर्गेनल है या हर सेल है उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है। ठीक हो गया, तो अब उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है, तो इसमें एक चीज याद रखनी है और वो क्या है कि वो इसकी ओल्ड जब हो जाएगा तो इसको खत्म करना होता है, रिपेयर करना होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था ये भी जाके फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, उस आप कह सकते हैं जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया या ओल्ड ऑर्गेनल है, इसको हम कह देते हैं हमारे पास, अगेन ये जो स्ट्रक्चर होगा इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको एक और नाम भी देते हैं ऑटोफेगो, ठीक है, ऑटोफेगोसोम। ठीक हो गया, ऑटोफेगोसोम। ठीक हो गया, ये है ऑटोफेगोसोम, यहाँ पे है हेट्रोफेगोसोम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास है हेट्रोफेगोसोम, ठीक हो गया, फेगोसोम, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑटोफेगोसोम।
ठीक हो गया, ऑटोफेगो, ठीक हो गया। यानी ऑटोफेगोसोम अपने ही बॉडी के ऑर्गेनल्स को एंगल्फ कर रहा है, हेट्रो बाहर वालों को, तो बाहर से जो आ रहा है उसको हेट्रो, इनर से जो आ रहा है उसको ऑटो। इस जो टर्म होती है, इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं ऑटोफेजी। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ऑटो फेजी कह लें या फेगी कह लें, एक ही बात है। ठीक हो गया, तो अब ऑटोफेगी हमारे पास होगी, ठीक है, तो जिसमें अपने ही ऑर्गेनल को इन्गल्फ करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका दूसरा रोल, इसका एक थर्ड रोल भी है। थर्ड रोल क्या है जी, ग्लाइकोजन हो गया या लिपिड्स हो गया, ठीक है, और इसकी अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, समझ आ रही क्या हो रही है, सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, यानी सेल के अंदर ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, तो इसने क्या करना है, उसको जाके फ्यूज करके उसको भी इन्गल्फ करना है। समझ आ गई इस बात की, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइसोसोम में कोई इशू आता है तो ग्लाइकोजन लिपिड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको तो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह हमारे पास जो बैक्टीरिया ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया उसको भी खत्म नहीं किया जा सकेगा। समझ आ गई, तो ये चीजें याद रखनी है आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रोल क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कॉन्जेनिटल डिजीजेज, यानी कॉन्जेनिटल डिजीजेज वो होती है जो बाय बर्थ होती है। ठीक हो गया, यानी जो बाय आप कह सकते हैं बर्थ है। जेनेटिक जो नेक्स्ट जो नस्ल होती है, प्रोजेनी होती है, उसमें ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट। अच्छा, इसी तरह स्टोरेज, अब आप खुद सोचें, पीछे अभी मैं बता के आ रहा हूँ, ग्लाइकोजन, ठीक हो गया, लिपिड्स, अगर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इनको स्टोरेज डिजीजेज भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टोर करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एग्जांपल देखते हैं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ठीक हो गया, क्या कहेंगे इसको, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 क्या है जी, लिवर और मसल। ठीक है, लिवर और मसल, ये एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है जी, ग्लाइकोजन इसमें लिवर एंड मसल में, filled up with glycogen within membrane bonded organelle, यानी membrane bonded organelle होते हैं जिनके अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है, फूड वैक्यूल की तरह आप कह लें, और वो फिर इकट्ठा होके तो क्या करता है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 जो है वो कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे क्या शो हो रहा है जी आप लोगों को, लिवर शो हो रहा है। ठीक हो गया, अब इसमें क्या है कि जी जो लिवर है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस होती है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि यहाँ से जो ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है किसके अंदर, आप कह सकते हैं स्टोर्ड जो है वो ग्लूकोज के अंदर। ठीक हो गया, ओके। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने क्या कहा कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लाइकोजन के अंदर विद द हेल्प ऑफ कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक हो गया, क्या कहेंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस। इसी तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस है एक टर्म, जीनोलाइसिस मतलब वो जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन होना। तो अब क्या होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो हमारे पास होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, जो कि एक्चुअल में बॉडी के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। इसी तरह जो एक और डिजीज है, टे सैक डिजीज है। ठीक हो गया, इसमें इंजाइम एब्सेंट होता है, किस चीज के लिए, कैटाबोलिक, यानी लिपिड्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और लिपिड जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास नुकसानदेह है। अब इसमें हमारे पास जो अक्सर जो होते हैं बेबीज, बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर लिपिड एक्यूमुलेशन होती है, ब्रेन के अंदर लिपिड एक्यूमुलेशन होती है, तो वो क्या करती है, मेंटल रिटॉर्डेशन जो है वो क्या करेगी, कॉज करती है, जिसकी वजह से डेथ पॉसिबल हो जाती है। समझ आ गई इस बात की, तो ये याद रखना है आपने। अच्छा, मैंने लिखे कॉन्जेनिटल, बाई बर्थ होती है। अब ये बाई बर्थ कैसे है, जरा इसको मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखो, हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे कि हमारे पास जो इंजाइम्स हैं, ठीक हो गया, वो कहाँ से आ रहे हैं, आर ई आर से आ रहे हैं। ठीक है, और आर ई आर के ऊपर से इंजाइम जो राइबोसोम इनके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, इन पर राइबोसोम पड़े हुए हैं, उन राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए आ रहा है। ठीक हो गया, ये वाला। अब सवाल ये कि ये मैसेंजर आरएनए कहां से आ रहा है, इसके ऊपर पड़ा हुआ, यानी आर ई आर किसके साथ कनेक्टेड था, न्यूक्लियस के साथ। ठीक हो गया, तो न्यूक्लियस में है डीएनए, वो बनाता है क्या, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, उसको भेजा जाता है इन राइबोसोम्स के पास। सही हो गया। अब
जैसे इनके पास भेजा जाता है ये क्या करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनाएंगे। और ये प्रोटीन्स कौन सी होंगी, वो ही एसिड फॉस्फेटेजेस हो गया या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए। ठीक हो गया, ये हमारे पास एंजाइम होंगे। अब जरा खुद सोचें कि अगर हमारे पास ये जो डीएनए है इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, ठीक, डीएनए में क्या हो गया, म्यूटेशन, म्यूटेशन हो तो शुरू में क्या होगा, क्या मैसेंजर आरएनए ठीक बनेगा, बताएं जरा, सोचें जरा, अगर म्यूटेशन डीएनए ही खराब है तो क्या मैसेंजर आरएनए ठीक होगा, हरगिज नहीं। जब मैसेंजर आरएनए ठीक नहीं होगा तो मुझे बताएं कि इससे जो प्रोटीन बनेगी क्या वो ठीक होगी, नहीं होगी। इसका मतलब है जो एंजाइम बनेंगे वो क्या ठीक होंगे, हरगिज नहीं ठीक होंगे। अब फर्ज करें मैं कहता हूं जो टे सैक डिजीज हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे अभी, ठीक है, टे सैक डिजीज के अंदर क्या हुआ है कि लिपिड्स जमा होना शुरू हो जाएगा। लिपिड्स को खत्म करने के लिए कोई भी फर्ज करें लाइपेजेस है, ठीक है, जो इनमें से फर्ज करने आ रहा है हमारे पास, यानी लाइजोसोमल एंजाइम है। ठीक हो गया, अब लाइजोसोमल एंजाइम फर्ज करने हमारे पास इस लिपिड्स को खत्म नहीं कर पाते हैं। जब इसको खत्म ही नहीं कर पाते हैं तो उस रूप में क्या होता है हमारे पास, लिपिड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बेस की वजह से हम उसको कहते हैं स्टोरेज डिजीज। ठीक हो गया, इसकी वजह से हम उसे क्या कहेंगे, स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, तो ये हमारे था लाइजोसोम के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद छोटे से ऑर्गेनल्स है जिसमें हमारे पास जो है वो आ रहा है आपका परऑक्सीजोम है। इनको माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, डेडियो ने जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया था। आइसोलेटेड फ्रॉम लिवर एंड टिश्यू, ठीक है, एंड रिच विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, परऑक्सीजोम्स। अच्छा, एक और चीज है, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। अब ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि परऑक्सीजोम एनिमल सेल में होते हैं या प्लांट सेल में होते हैं, जी सोचें, तो आंसर क्या होगा इसका, प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ, दोनों में होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, समझ आ गई। ये सिंगल मेम्ब्रेनस अगर हम देखेंगे तो ये सारा का सारा क्या है, इसको अगर इलाज करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये लिपिड बाइलेयर, समझ आ गई इस बात की। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स पड़े हुए हैं, परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक हो गया। अब फाउंड इन प्रोटोजोआ, यीस्ट और हायर प्लांट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली है, वो क्या है, ठीक है, पहले हम ग्लाइऑक्सिजोम पढ़ते हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ग्लाइऑक्सिजोम में ये भी माइक्रोबॉडीज हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, एंटीटेस्ट में याद रखिएगा। मौजूद कहाँ पे होते हैं, अब इसमें आगे चलते हैं तो बताता हूँ आपको। ये हमारे पास फर्ज कर लें, ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस है स्टारा स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इसके अंदर जो है एंजाइम कौन सा होगा, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटालेज होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और उससे लिंक कर दो ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक हो गया। ये जो है वो आपको एक नजर आ रहा होगा, ये असल में क्रैब साइकिल है। ठीक हो गया। इसको याद रख ले अभी तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है क्या। क्रैब साइकिल में आप पढ़ते हैं कि एसिटाइल को ए क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है, याद है ना। सिट्रेट क्या बनता है, आइसोसिट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटोक्लेट्रेट, फिर सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सिनेट कोए, फिर उसके बाद फ्यूमरेट, फिर मैलेट और फिर ऑक्सैलो एसिड। ये साइकिल इस तरह से चलता जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा, आइसोसिट्रेट से बना है ग्लाइऑक्सिलेट और दूसरा बना है एसिटाइल कोए। ये ग्लाइऑक्सिलेट का जो बनना है, समझ आ गई, ये एंजाइम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिलेट बना, इस ग्लाइऑक्सिलेट का बनना क्या है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक हो गया, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि क्रैब साइकिल चल रहा होता है, तो क्रैब साइकिल के अंदर ही जो है इसमें क्या करना होता है, हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है स्टार्ट करना होता है। अब ये मौजूद कहाँ पे होता है, ठीक है, सीड रिच इन लिपिड्स। ठीक है, जो वो सीड जो लिपिड रिच होते हैं, लाइक कैस्टर बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, इनके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन का वर्ड आया, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, जर्मिनेशन क्या होती है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सीड है, मैंने उस सीड को क्या किया, सो किया। ठीक हो गया, मैंने सीड को लगाया। अब आपको पता है सीड क्या करेगा, ग्रो करेगा, पहले रूट्स बनाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शूट्स में डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, इस तरह से सो ऑन, और ये एक बड़ा जो है वो दरख्त में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, देखो सवाल ये है कि इस जो जो ये जो सीड था,
ठीक है, इसको मैं अब क्या लेता हूँ, सीडलिंग पर करें, ठीक हो गया, सीडलिंग्स। सीडलिंग्स हम कहते हैं एक सीड से जो बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा छोटा सा पीदी सा पौधा निकला होता है ना, उसे हम कहते हैं सीडलिंग्स। ठीक हो गया। अब जो सीडलिंग है ये ग्रो करता है तो शुरू में क्या होता है कि देखो इस इतने से पोर्शन के पास क्या आपको लीव्स नजर आ रहे हैं? नहीं। जब लीव्स नजर नहीं आ रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही इसका मतलब है फूड सिंथेसिस भी नहीं हो रही। जब फूड सिंथेसिस नहीं हो रही तो ये कैसे, फिर सवाल आता है कि ये ग्रो कैसे कर रहा है, इसके पास तो लीव्स ही नहीं है। तो आंसर क्या होता है, ये जो सीड होती है ना, सीड के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होंगे, फैटी एसिड्स। उन फैटी एसिड को तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, ऑब्टेन एनर्जी। वो एनर्जी को एक्चुअल में पौधा क्या करता है, ग्रो करने के लिए। तो अब देखो जब ये ग्रो करेगा सीडलिंग, तो स्टार्ट में तो बिल्कुल रूट्स जब ग्रो हो जाएंगे, फिर शूट ग्रो हो जाएंगे, फिर जब लीव्स आ जाएंगे, तो मुझे एक बात बताएं, क्या उसके बाद इस चीज की जरूरत रहेगी? हरगिज नहीं। तो इसका मतलब मैंने क्या यहाँ पे लिखा था, हमने कहा था कि ये क्या होते हैं, टेम्परेरीली होते हैं। ठीक हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन जर्मिनेशन के दौरान में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एब्सेंट इन लिपिड पोर सीड लाइक पी प्लांट है। लिपिड जो है, ठीक है, अब याद रखना इसका काम क्या होता है कि ये लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं, जो अभी मैंने बताया फैटी एसिड। इसी तरह ये फैटी एसिड से क्या बना रहे होते हैं, सक्सिनेट बना रहे हो। समझ आ गई इस बात की, फैटी एसिड से क्या बना रहे हैं, सक्सिनेट। लिपिड से क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, मसलन पर ऑक्सीडेज है, वो आपको डायग्राम दे देता है दोनों की, वो आपको कहता है कि जी आइडेंटिफाई पर ऑक्सीजोन। ठीक हो गया, आइडेंटिफाई पर ऑक्सीजोन। पर ऑक्सीजोन क्या करेगा, सिंपली आपने यहाँ बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जिसके अंदर पर ऑक्सीडेज पड़ा होगा वो क्या होगा, पर ऑक्सीजोन होगा। समझ आ गई इस बात की। ठीक हो गया, ये तो हो गया उसका रोल जो है वो हमारे पास। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। ये तीन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं जी, शाबाश। सोचो जरा ये तीन स्ट्रक्चर हैं क्या, जरा बताएं जरा, शाबाश। ये तीन स्ट्रक्चर क्या है जी, सोचे सोचे सोचे। ये नीचे हिंट भी दी हुई है, ए एफ है, क्या होना चाहिए इसको, गुड, एक्टिन फिलामेंट। इसको क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसको क्या होना चाहिए, माइक्रो ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, इसको क्या होना चाहिए, माइक्रो ट्यूब्यूल। समझ आ गई इस बात की। अब इसको पिक्चर देखते हैं। ओके जी, तो ये एक्चुअल में किसका हिस्सा थे, साइटोस्केलेटन का हिस्सा थे। समझ आ गई, ये किसका हिस्सा थे, साइटोस्केलेटन। अच्छा, साइटोस्केलेटन जो है ये मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है? तो आंसर क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। एमसीक्यू पूछ सकता है। अच्छा, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और 100% जो है वो ये सवाल गलत आंसर में, जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो 100% गलत आंसर करते हैं। और वो क्या होता है, वो इतनी साइटोस्केलेटन प्लांट्स में होता है या एनिमल सेल में होता है? जी, किस में होगा, शाबाश शाबाश। याद रखना, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं एनिमल में। अगर आप बुक के डायग्राम देखेंगे ना तो ये एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है, वो है जी TTMA। TTMA क्या है हमारे पास, T स्टैंड फॉर ट्यूबुलिन, T स्टैंड फॉर ट्रोपोमायोसिन, M स्टैंड फॉर मायोसिन, और एक हमारे पास क्या रहेगी, एक्टिन। ये वो मेजर प्रोटीन होती है, मेजर प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व है किसके अंदर, साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन के अंदर। ये आपका एमसीक्यू पूछ सकता है कि जी साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कौन कौन सी मेजर प्रोटीन होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए जरा, ये लॉन्ग है, पहली बात है। उसके बाद ये सिलेंडर लाइक, सिलेंडर कहते हैं जो अंदर से खाली होता है ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अनब्रांच्ड है, क्या आपको ब्रांच नजर आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। अच्छा, उसके बाद इनका काम क्या होता है, सीलिया फॉर्मेशन के अंदर, फ्लेजेला फॉर्मेशन के अंदर, बेसल बॉडी जहां से सीलिया और फ्लेजेला निकलते हैं उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सेंट्रियोल पीछे पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा था सेंट्रियोल कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हमने आंसर क्या किया था, ट्यूब्यूलिन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ट्यूब्यूलिन से। अच्छा, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है कि जब असेंबली होनी होती है, ठीक है, यानी जब
क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से अलाइन हो जाते हैं और इधर से स्पिंडल फाइबर जुड़ने होते हैं, जिसे हम कहते हैं असेंबली का होना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ गई इस बात की? ठीक है, मैं आगे बताता हूँ इसको मजीद। अच्छा, अब माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होगा? ट्यूबुलिन से। सेंट्रियोल किससे मिलकर बना होगा? ट्यूबुलिन से। ठीक है, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। वो पूछ सकता है जी कि ये बताएं कि सीलिया फ्लैजेला की फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है, बेसल बॉडी की फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट में कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये आपने याद रखना है। इसका मैं स्ट्रक्चर भी आगे बताता हूँ आपको। साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मैं अभी दिखाता भी हूँ कि साइक्लोसिस मूवमेंट होती है क्या है। कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, एक्टिन लिंक टू इनर फेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो हमारे पास सेल होगा ना, सेल की इंटरनल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जो मौजूद होगा। आगे बताऊंगा अभी। इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन के अंदर जो है वो क्या होता है, असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यानी सेल के इंटरनल जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि ये एक्टिन फिलामेंट एक्चुअल में है क्या। समझ आ गई? एक्टिन फिलामेंट ये आपने याद रखना है, मैं भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब एक्टिन फिलामेंट होता क्या है, जरा इसको देखना। हमारे पास ये है जी, सिंपल मैं कह रहा हूं, इस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसको मैं कहता हूं जी एक्टिन। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोब्यूलर। इस तरह से बहुत सारे जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक हो गया, ग्लोबुलर एक्टिन जो है वो क्या है, मौजूद है। ठीक हो गया, ये ग्लोबुलर एक्टिन, ये ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर, इस तरह बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन है। अब होता ही है कि ये ग्लोबुलर एक्टिन जो है ये क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलकर ये क्या बना देते हैं, इस तरह से हमारे पास एक फिलामेंट बना देते हैं। क्या बना देंगे, शाबाश, एक फिलामेंट जो है वो बना देंगे। ठीक हो गया। नाउ अब जो फिलामेंट बनता है, एक और हमारे पास इसी तरह से क्या हो गया कि एक्टिन फिलामेंट ने इसको क्या किया हुआ है, ऐसे कवर किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तो अब क्या हुआ, एक्चुअल में ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी एक्टिन। इसको हम क्या कहेंगे, जी एक्ट, सॉरी, जी कह रहा हूं, एफ एक्टिन। ठीक हो गया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्टिन। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंट। ठीक हो गया, एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंट। तो क्या हुआ, तो ग्लोबुलर था, वो मिलकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, फिलामेंट के अंदर। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक और प्रोटीन होती है, जरा गौर से देखिएगा। ये जो प्रोटीन होती है ये थॉरोली इस पूरे जो एफ फिलामेंट होता है इसके ऊपर जो है वो अरेंज हुई होती है, इस तरह से, ऐसे। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया। नाउ अब एक और प्रोटीन होती है, वो कौन सी है जी, याद रखना। एक्चुअल में उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रोपोनिन। इसको मैं लिखूंगा ट्रोपोनिन ट्रिपलेट। ठीक है, तीन इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं। सही, मैं इसको अलग अलग करूं, 1 2 एंड 3। जो पहला ट्रिपलेट होता है इसको कहते हैं TNI। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, TNI। दूसरा होता है उसको हम कहते हैं TNC। तीसरा होता है उसको हम कहते हैं TNT। अब ये है क्या इटसेल्फ, ठीक है, जो हमारे पास है TNT, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने क्या कहा, टीएनटी क्या है, ट्रोपोनिन है जो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगी। टीएनसी क्या है, ठीक है, टीएन ट्रोपोनिन सी है जो कैल्शियम आयन को बाइंड करती है अपने साथ। और टीएनआई क्या है, आई है इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ठीक हो गया, इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ये अब याद रखना है, इस ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको लेके जाएंगे सीधा सेकंड ईयर के स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। वहां पे आपने मसल और जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल में डायरेक्ट उससे लिंक कर रहा है। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा था कि हम कंपैरेटिव स्टडी लेके चलेंगे, तो ये एक्चुअल में उससे लिंक कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तीनों जो है ये क्या करती हैं, अब इनका काम क्या होता है, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, इसने ट्रोपोनिन के साथ, और इनहिबिटरी जो होती है ना ट्रोपोनिन, इसने एक्टिन के साथ जो है वो क्या करना होता है, बाइंड करना होता है। और होता ही है कि ये ट्रिपलेट ऑफ ट्रोपोनिन यानी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स जो है याद रखना इंटरवल पे मौजूद होता है, यानी यहां होगा,
फिर कुछ जगह छोड़ के यहाँ होगा, फिर कुछ प्लेस छोड़ के यहाँ होगा, फिर कुछ प्लेस छोड़ के यहाँ होगा। इसी तरह यहाँ है, इसी तरह यहाँ है, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपका कंफर्म होना, यानी ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है। ये क्या है हमारे पास, एक्टिन फिलामेंट है। समझ आ गई इस बात की? ठीक है, मैं वापस लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे हम ऑलरेडी थे। इसको याद रख लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना है और अगेन इसको जो है वो दोबारा देखना है। ओके ना, तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा, अब हमने कहा जी उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट आ गया। इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप, सेल शेप में जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, सेल की शेप जो मेंटेन करो। दूसरे इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, आपको पता है कि सेल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर गोल्गी बॉडी है, इधर जो है वो अदर ऑर्गन है। तो ये उन ऑर्गेनल्स को आपस में इंटीग्रेट कर रहा होता है, ठीक है, कनेक्शन बना रहा होता है। ये देखिए आप, ये आपको समझ आ रही होगी, ये क्या है जरा सोचें। ये जो ये क्या है, ये एक्चुअल में प्लांट सेल है। ये क्या है हमारे पास, प्लांट सेल है। प्लांट सेल लाइव शो हो रहा है और ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है क्या, फर्ज करें इस तरफ से लाइट पड़ रही है, सनलाइट है, तो सनलाइट की तरफ जो है ये देखो मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं भला, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। समझ आ गई, तो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सेल के अंदर ऑर्गेनल का मूव करना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है जी, आपको बताइए, अमीबा। ठीक हो गया, अब अमीबा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बॉडी में सोचे जरा कहाँ पे अमीबाइड मूवमेंट शो होती है, याद रखना ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फैगोसिटिक सेल्स। ठीक हो गया, फैगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया होता है तो वो क्या करते हैं, उसके पीछे मूव करके उसको इंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, लाइक ये देखें जरा, ये रियल इमेज है। ये जो बड़ा सारा स्ट्रक्चर आपको मूव करता नजर आ रहा है, ये फैगोसिटिक है। और ये छोटा सा बिल्कुल पार्टिकल जो आगे आगे भागा जा रहा था, ये क्या है हमारे पास, इसे हम बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक हो गया, तो अब ये क्या कर रहा है, अमीबॉइड मूवमेंट कर रहा है ये क्या, फैगोसिटिक सेल, मगर मूवमेंट क्या कर रहा है, अमीबा जैसी। इसलिए ये जो इसकी अमीबॉइड मूवमेंट है, ये जो सेल की मूवमेंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, साइक्लोसिस या अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक हो गया, तो ये एमटी टेस्ट में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है टॉपिक। इसी तरह ये देखें, मजीद इसको दिखा दे, ये वही स्ट्रक्चर जो भी हम देख आ रहे हैं, ये आपका मसल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब यहाँ देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये सेल मेम्ब्रेन है, जो मैंने कहा था एक्टिन फिलामेंट। सेल मेम्ब्रेन ये नजर आ रही है, ये सेल का एक थोड़ा सा व्यू दिखाया हुआ है, तो इसकी इंटरनल रीजन के अंदर मौजूद है। समझ आ गई इस बात की? यानी इसको मैं अगर बैक लेके जाऊँ ना, तो मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन लिंक टू इनर फेस। ठीक है, क्या कर रही है हमारे पास, इनर फेस के साथ जो है, इनर फेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, तो इनर फेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, ये देखें, ये इनर फेस है, ये इनर फेस है, ये बाहर वाली। इनर फेस के अंदर ये देखो, ये सारे रॉड लाइक मौजूद है। समझ आ गई? इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये मौजूद है, ये है, ये है, ये है। इसी तरह इंटरमीडिएट है, ये थॉरली, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा नेटवर्क है जो पूरा का पूरा फैला हुआ है। समझ आ गई? तो ये है साइटोस्केलेटन के हवाले से, और इसको आपने माइंड में बिठाना है। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इमीडिएटली जो है वो आप सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। सही हो गया? अच्छा जी, इसके बाद जो है ये बड़ा एक आसान सा टॉपिक, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा और होपफुली पता भी होगा कि ये क्या है। शाबाश, तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम कंसीडर करते हैं, व्हाट इज दिस, एग्जैक्टली दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, शाबाश। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक हो गया, अब इसका इंटरनल जो रीजन होता है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया, अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, पीछे हम एक पढ़ के आ रहे हैं सिस्टर्नी। समझ आ गई है? यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, क्रिस्टी। आप सिंपली कह सकते हैं कि जो इनर मेमोरी होती है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टी है। और एंटी टेस्ट में एक दफा एमसीक्यू आ चुका हुआ है, 2 दफा आ चुका हुआ है कि जी क्रिस्टी इज मेड अप ऑफ, बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, और उसमें आंसर अगर मैं पूछूं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक हो गया, उसके बाद बीटा ऑप्शन है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड। ठीक हो गया, इसी तरह चार्ली ऑप्शन है
लिपोप्रोटीन, ठीक हो गया। डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास नॉन, तो आंसर क्या होगा इसमें, शाबाश सोचो जरा, मैं आपको आगे पूछूंगा जरा इसका दोबारा, इसका आंसर वैसे बनता है चार्ली, ठीक हो गया, लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन कैसे वो देखते हैं। अच्छा अब इसको देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, राइबोसोम होते हैं। अभी मैं शुरू में भी बता के आ रहा हूँ, राइबोसोम कौन से होंगे, 70S होंगे। अच्छा इसके अलावा इसका अपना डीएनए होता है, समझ आ गई है, इसका अपना क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, इसके अपने राइबोसोम है, ठीक है, अपनी इसकी जो है वो प्रोटीन होगी। इसके अलावा जो इंटरनल क्रिस्टी होती है ना, इसके ऊपर इस तरह से एक पार्टिकल मौजूद होता है, ठीक है, इस तरह से दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेज, या कॉमनली इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। इसका एक और नाम भी है ऑक्सीजोम, ठीक हो गया, इसको एक और नाम भी देते हैं स्टैक पार्टिकल। ये आपने याद रखना है, ये क्या है हमारे पास, स्टैक पार्टिकल। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूं, ये है जी STALK पार्टिकल। समझ आ गई इस बात की, इसको हम कहेंगे स्टैक पार्टिकल, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया, आपकी माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनफोल्डेड होती है, यानी इनर मेम्ब्रेन लार्जर होती है, यानी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। वेरी गुड, ठीक हो गया। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इसका सरफेस एरिया उतना ही रहता है, ठीक हो गया। अच्छा आगे देखेंगे, ये अब आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जी हम इसको इंटरलिंक करेंगे, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस है, ठीक हो गया। ये बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिख तो देता हूँ, ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, ठीक हो गया, एटीपी बन रहा है। यहाँ से ग्लाइकोलिसिस के बाद ये आ रहा है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख लें कि सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। क्रैब साइकिल कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर। एंटी टेस्ट में आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, क्रैब साइकिल के एंजाइम्स कहाँ हैं, एंजाइम्स फॉर क्रैब साइकिल कहाँ होंगे, मैट्रिक्स के अंदर होंगे। इसी तरह एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, शाबाश, ठीक है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। फिर ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर याद करें तो आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी चेन भी इसको कहते हैं, रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन कहाँ हो रही है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है, यानी क्रिस्टी के ऊपर हो रही है। समझ आ गई इस बात की, ये याद रखिए। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रही है, और ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। समझ आ गई है, बीटा ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है। समझ आ गई इस बात की। अच्छा ये देखिएगा जरा, जो मैं पीछे एमसीक्यू पूछ के आ रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो बुक में आपकी डायग्राम बनी हुई है ना, ये उसके नीचे वाली लाइन है, क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टी इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। अब ये एंटी टेस्ट में जो है वो एमसीक्यू आ चुका हुआ है। अक्सर स्टूडेंट इस वाले से कहते हैं कि जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले दिन बताया था कि आपने बुक डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है, फिर एंड पे जो हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो प्रॉपरली, यानी ग्लॉसरी है, उसको अच्छे तरीके से जो वो याद रखना है, उनके एमसीक्यूज को, उनकी स्टेटमेंट को, उनकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या कहा, डायग्राम के नीचे उसके लेजेंड्स हो गए, ग्लॉसरी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद डायग्राम के अंदर अक्सर चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि थ्योरी के अंदर नहीं होती है, तो ये याद रखना है आपने, ठीक है, ओके जी।